हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। सो बहुत सारे बच्चे मुझे कह रहे थे मैम नॉर्सेट सीरीज स्टार्ट करो। सो आज से हम नॉर्सेट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें मैं आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन कराने वाली हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो तो चैनल पे नया है प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए, और जो बच्चा इस चैनल पे पुराना है थैंक यू सो मच फॉर दिस सपोर्ट। एंड अगर आप रेगुलर्स वीडियो देखोगे तो आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवाऊंगी। आज से सीरीज स्टार्ट है। एंड अगर कोई भी बच्चा अभी भी नॉर्सेट के लिए बैचेस ज्वाइन करना चाहता है तो वो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके मेरा बैच जो है ज्वाइन कर सकता है। नॉर्सेट का जो बैच है वो 1599 में स्टार्ट हो गया है, बट अभी के लिए ये जो बैच है वो 1499 का चल रहा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं नॉर्सेट का बैच 1499 में, जिसमें आपको हर टाइप का एमसीक्यू क्लासेस, इम्पॉर्टेंट टॉपिक की क्लासेस इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज, जीके एंड एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस, हर एक चीज आपको करवाई जाएगी नॉर्सेट के रिलेटेड। सो 1499 का ये पूरा का पूरा नॉर्सेट ओरिएंटेड बैच जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। एंड अगर आप कोई और पेपर की तैयारी कर रहे हैं सो उसके लिए भी बैचेस शुरू हैं, आप इस नंबर पे कॉल करके मेरे से सबकी सब इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले हम अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। सो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सीरीज का हमारी फर्स्ट क्वेश्चन है, वो हम देखते हैं। अ पेशेंट इज एडमिटेड विद ऑटो इम्यून disease. Ask the nurse what it means, the appropriate response of the nurse. So जब एक पेशेंट को ऑटोम्यून डिसीज होती है तो वो नर्स से पूछता है कि इसका मतलब क्या होता है ऑटोम्यून डिसीज का, तो नर्स का बेस्ट रिस्पॉन्स क्या रहेगा, अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स क्या रहेगा इस पेशेंट के क्वेश्चन पे। Immune cells provide so many antibodies, produce so many antibodies. Immune cells grows and multiply too rapidly. Immune cells are not produced in sufficient amount. Immune cells are unable to distinguish between self and not self. So क्या होता है कि जब भी किसी पेशेंट को ऑटोइम्यून डिसीज होती है, सो जो इम्यून सिस्टम क्या है, बॉडी का इम्यून सिस्टम है जो कि बॉडी को प्रोटेक्ट करता है इन्फेक्शन से, कोई भी फॉरेन बॉडी से। सो जब ये ऑटो इम्यून डिसीज हुई तो वही इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी को अटैक करने लग जाता है, और वो अपने आप में और हेल्दी टिश्यूज में और अपने ही बॉडी पार्ट्स में डिफरेंस नहीं कर पाता। सो नर्स का जो अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स रहेगा कि वो सेल्फ और नॉट सेल्फ में जो है वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो खुद पे ही अटैक करने लग जाता है, खुद की बॉडी पे ही अटैक करने लग जाता है। तो अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स नर्स का उसको ये समझाते हुए बताएगी कि ऑटो इम्यून डिसीज का मतलब ये होता है। नेक्स्ट एक छोटा सा क्वेश्चन है, एसएलई इज अ डिसीज ऑफ, एसएलई, अब एसएलई क्या है, सिस्टमैटिक लंपस एरिथेमेटोसिस। सो ये जो डिसीज है ये भी इम्यून सिस्टम की डिसीज है। सो ये जो डिसीज है ये किसकी है, बोन्स की, जॉइंट्स की, कनेक्टिव टिश्यूज की, रिथ्रोसाइट्स की। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि बोन्स भी लिखा है जॉइंट्स भी लिखा है, ये तो सबकी होती है। नो, ये बोन्स जॉइंट्स की होती है, बट ये किसकी होती है, उनके जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं उसकी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है ये, और ये बहुत ही ज़्यादा विग्रेसली जो है बॉडी पे ग्रो करती है, और हर एक बॉडी का जो मेन ऑर्गन होता है उसको ये अटैक करती है, और ये बहुत ही ज़्यादा कंटेजियस डिसीज कंडीशन है और इम्पॉर्टेंट डिसीज कंडीशन है। नेक्स्ट है, चाइल्ड कम टू द हॉस्पिटल आफ्टर एक्सपोजर टू डिप्थीरिया एंड इज गिवन एंटीटॉक्सिन, दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी नोन एज। सो एक बच्चा है हॉस्पिटल आता है डिप्थीरिया से एक्सपोज ऑफ होके, और उसे आपने एंटीटॉक्सिन दे दिया, मतलब डिप्थीरिया का उसको आपने वैक्सीन लगाया। तो ये टाइप ऑफ जो इम्यूनिटी होती है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी, एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी, पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। सो ऑब्वियसली जब भी किसी को डिप्थीरिया के रिलेटेड एंटीटॉक्सिन लगेगा सो इसको हम बोलेंगे वैक्सीन लग रही है, पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। ठीक है, आप किसी डिसीज कंडीशन के लिए वैक्सीन दे रहे हो और वो नेचुरल रिसोर्सेज से नहीं दे रहे, आर्टिफिशियल दे रहे हो। नेचुरल से मेरे कहने का मतलब है ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग क्या है, एक नेचुरल सोर्स ऑफ इम्यूनिटी, तो वहां पे हम नेचुरल ऐड करेंगे, बट ये आर्टिफिशियली है, सो इट्स अ पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। सो जो राइट ऑप्शन रहेगा दैट इज योर फोर्थ ऑप्शन।
नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन शुड द नर्स प्रायोरिटाइज व्हेन टेकिंग केयर ऑफ पेशेंट विद द प्लेटलेट काउंट ऑफ 23,000 पर mm। सो अगर किसी का प्लेटलेट काउंट 23,000 ही रह गया है तो इसमें नर्सिंग प्रायोरिटी और नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन क्या रहना चाहिए? रिक्वेस्ट एन ऑर्डर फॉर एन एंटीकोगुलेंट, प्रोटेक्ट द पेशेंट फ्रॉम इंजरी, इनकरेक्ट पेशेंट टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, नो एक्शन इज नेसेसरी। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली स्टूडेंट्स जो सोच रहे होंगे दैट इज योर कि हम उसे एंटीकोगुलेंट जो है वो रिक्वेस्ट कर देंगे। देखो जब भी पेशेंट के 50,000 के नीचे जो है प्लेटलेट काउंट होते हैं देन हम उसे प्रिवेंट करते हैं इंजरी से। अगर उसके 50,000 तक ही प्लेटलेट काउंट है देन वी विल ऑब्जॉर्ब फॉर ब्लीडिंग, ठीक है। अगर 50,000 से कम हो गए, 50,000 से कम हो गए तो इंजरी से प्रिवेंट करोगे, 50,000 है तो ब्लीडिंग के लिए ऑब्जर्व करोगे पेशेंट को। अगर पेशेंट 20,000 से नीचे आया है देन यू विल गो फॉर एंटीकोगुलेंट, 23 नहीं 20,000 से नीचे आया है देन यू विल गो फॉर अ एंटीकोगुलेंट। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन रहेगा दैट इज योर कि हमें उसे प्रोटेक्ट करना है इंजरी से। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको कैसे कैसे पेशेंट को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। सो अगर 20,000 से नीचे हैं देन यू विल गो फॉर एंटीकोगुलेंट, 50,000 से नीचे हैं देन यू विल प्रोटेक्ट फ्रॉम इंजरी, और अगर 50,000 ही है तो आप ब्लीडिंग के लिए पेशेंट को असेस करोगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ एंटी प्लेटलेट ड्रग, तो इनमें से एक जो ड्रग है वो एंटी प्लेटलेट ड्रग है। डिजॉक्सिन, स्ट्रेप्टोकाइनेज, एस्पिरिन एंड ब्यूटामाइन। सो इट्स सो ऑब्वियस एस्पिरिन। एस्पिरिन क्या करती है? एस्पिरिन क्या करती है, जो प्लेटलेट्स जो इकट्ठे हो जाते हैं एक क्लॉट फॉर्मेशन करने का एक फॉर्म बना लेते हैं उसको प्रिवेंट करती है। सो इट इज नोन एज एंटी प्लेटलेट ड्रग्स। बाकी जो ड्रग्स हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि किस किस की ड्रग्स हैं। डिजॉक्सिन, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंड ब्यूटामाइन। नेक्स्ट है, an acute condition characterized by diminished production and increased destruction of RBCs triggered by viral infection और folic acid deficiency is। so देखो ये कौन सी कंडीशन है जिसमें प्रोडक्शन जो है RBCs की वो इंक्रीज हो जाती है पर जो उनकी डिस्ट्रक्शन प्रोडक्शन जो है RBCs की वो डिक्रीज हो जाती है। RBCs की प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाती है एंड RBCs की डिस्ट्रक्शन इंक्रीज हो जाती है। टूटने ज़्यादा लगते हैं और बनने कम लगते हैं, जो कि किन वजह से हो रहा है, या फिर वायरल इन्फेक्शन है या फिर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है। सो हमारे पास हम ऑप्शंस देखते हैं, एड्रीनल क्राइसिस, एप्लास्टिक क्राइसिस, स्प्लेनिक क्राइसिस, वेजो ऑकल्सिव क्राइसिस। सो ऑब्वियसली इट इज़ एन एप्लास्टिक क्राइसिस। जब भी पेशेंट को एप्लास्टिक एनीमिया होता है तो उसमें आरबीसीज की प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती है और डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज टूटने इंक्रीज हो जाते हैं। स्प्लेनिक क्राइसिस में नहीं होता है, एड्रीनल क्राइसिस में भी नहीं, एंड वेजो ऑकल्सिव क्राइसिस में भी ये प्रॉब्लम नहीं होती। किस में होती है? ए प्लास्टिक क्राइसिस में। सो क्लियर। सो देखो आपके फंडास एंड आपके बेसिक क्लियर होना चाहिए टू डू एनी ऑफ द क्वेश्चन। अब ये सारे क्राइसिस आपको सेम लगेंगे क्योंकि स्प्लीन में भी आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन होती है, ठीक है। वेजोकल्सिव भी यही चीज़ बताती है, एड्रीनल क्राइसिस में भी प्रॉब्लम आती है आरबीसीज की। सो सारे सेम लगेंगे, इट्स जस्ट कि आपको किस चीज़ का बेसिक प्रॉपरली क्लियर है। एंड हमारा 1599 वाला नॉर्सेट का बैच जो है 1499 का हो गया है। सो आप फटाफट से इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। नॉर्सेट का बैच है, इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं खुद स्टडीज करवाती हूँ। प्रॉपरली आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलेंगे सारे, जिनको मैं प्रॉपरली डिस्क्राइब करूंगी। एमसीक्यूज क्लासेस मिलने वाली हैं टॉपिक वाइज, टेस्ट सीरीज मिलने वाली है रेगुलर, जीके एंड एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं रेगुलर, एंड आपका नॉर्सेट का जितना भी क्राइटेरिया है वो आपको साथ ही साथ बताया जाएगा। प्री एंड मेंस के लिए ये जो है बैच रहने वाला है। सो आप फटाफट से ये बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको हर एक क्राइटेरिया मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डाइट प्लान गिवन बाय द नर्स डू अ पेशेंट विद इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। एक पेशेंट को आईबीडी है तो आप उसका डाइट प्लान क्या दोगे? लो फाइबर लो फैट, लो फाइबर हाई फैट, हाई फाइबर हाई फैट, हाई फाइबर लो फैट।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, इरिटेबल बावल सिंड्रोम्स, जो आपके इंटेस्टाइन सीलियाज होते हैं वो फिनिश ही हो जाते हैं बिकॉज उनमें बार बार इरिटेशन हो के वो सीलियाज काम करने बंद कर देते हैं। सो आप क्या करोगे, अगर उसे आप हाई फाइबर और हाई फैट डाइट दे दोगे तो ऑब्वियसली उसको सीलियक इरिटेशन होगी बिकॉज वो डाइजेशन में टाइम ज़्यादा लगाते हैं। सो आपको क्या करना है, लो फाइबर एंड लो फैट डाइट देनी है। देखो लो फाइबर तो है पर हाई फैट नहीं दे सकते, हाई फाइबर हाई फैट नहीं दे सकते, हाई फाइबर लो फैट दे सकते हैं पर हाई फाइबर नहीं दे सकते। सो हमें लो फाइबर लो फैट डाइट ही देनी होती है ताकि डाइजेशन जो है वो प्रॉपरली हो जाए। Next, the nurse is teaching a patient taking cyclosporin after renal transplant. The nurse tells the patient to be specially alert for. So एक नर्स है, ठीक है, पेशेंट को टीच कर रही है जो कि साइक्लोस्पोरिन ले रहा है रीनल ट्रांसप्लांट के बाद, तो किस चीज़ के लिए उसे अलर्ट रहना है हर टाइम। अब साइक्लोस्पोरिन क्या होती है, दैट इज इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग। किसी का भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है सो अपने इम्यून सिस्टम को हम बंद कर देते हैं, सुप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं ताकि उस वो क्या ना करे फॉरेन बॉडी, क्योंकि वो हमारा ऑर्गन तो नहीं है, कहीं और से ही आया है, सो उसको अटैक ना करने लग जाए। इम्यून सिस्टम का क्या काम है, कोई भी फॉरेन चीज़ आएगी उस पर अटैक करेगा। सो साइक्लोस्पोरिन क्या होती है, एक इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग है। सो जब वो रीनल ट्रांसप्लांट के पेशेंट को दोगे तो आप क्या बोलोगे कि वो हेयर लॉस के लिए अलर्ट रहे, साइन ऑफ इन्फेक्शन, जीआई डिस्टर्बेंस, हाइपरटेंशन। सो ऑब्वियसली इट्स अ साइन ऑफ इन्फेक्शन, क्योंकि अगर इम्यून सिस्टम आपने सुप्रेस कर रखा है तो पेशेंट को इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकेंड। Next, the nurse is assessing the laboratory values of 50-week pregnant woman, which laboratory value is increased. So 40-week की प्रेग्नेंट वुमेन है, उसकी लेबोरेटरी वैल्यूज आप चेक कर रहे हो तो क्या चीज़ इंक्रीज देखने को मिलेगी। देखो 40th वीक में पहुंच गई है वुमेन जो प्रेग्नेंट है। हेमोक्रेटिन लेवल, बिलीरुबिन, ग्लूकोज एंड फिब्रिनोजन। अब ये क्वेश्चंस थोड़ा सा ट्रिकी है, सो अब ध्यान से सुनना। हमें हमेशा 40 वीक्स पे फिब्रिनोजन इंक्रीज देखने को मिलते हैं जो कि कॉज करते हैं पीपीएच का रिस्क, ठीक है, कि मदर को आफ्टर डिलीवरी पोस्टपार्टम हैमरेज हो सकता है फिब्रिनोजन, ठीक है। मोस्टली ये 40 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के बाद जो है इंक्रीज हो जाते हैं और इनमें क्या होता है, कोलाजन की डिस्ट्रक्शन होने लग जाती है इनकी प्रेजेंस में, सो मदर को, जिसकी वजह से पीपीएच का खतरा हो जाता है, ठीक है। Next, the male client diagnosed with renal calculi is admitted in a medical ward. What is the first priority intervention? So एक client है diagnosed हुआ है renal calculi से medical ward में, तो first priority interventions क्या रहने वाली हैं? Assess the level of pain, request to urinate in a urinal, stay in the client urine, increase the client oral fluid intake. So देखो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन आप सब लोगों को आता होगा, सो फटाफट से इसका कमेंट सेक्शन में आंसर लिख दो ताकि मुझे पता चल जाए कि इतनी तैयारी तो आपकी हो गई है कि कॉमन क्वेश्चन जो है आपको आते हैं। और कल से रेगुलर वीडियो स्टार्ट हो रही है, आज से रेगुलर क्लासेस जो हैं नॉर्सेट सीरीज़ की स्टार्ट हो रही हैं, बैचेस हमारे स्टार्ट हो गए हैं। जो 1599 का बैच था वो 1499 का हो गया है और ये बैच पहले ही 2001 का बैच था। सो आप ज्वाइन कर सकते हैं इस बैच को 1499 को। ओनली नॉर्सेट ओरिएंटेड बैच रहेगा ये, जिसमें जीके से लेके एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस तक के पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड होंगे, क्लासेस लाइव क्लासेस प्रोवाइड होंगी, एमसीक्यूज की, टॉपिक्स की, ठीक है। सो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं एंड रेगुलर टेस्ट सीरीज आपको इसमें मिलने वाली हैं। इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके 7973244089 एंड आप बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप कोई और बैच की तैयारी करना चाहते हैं, कोई और पेपर की तैयारी करना चाहते हैं, सो आप पढ़ सकते हैं, बहुत से बैचेस हैं इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। सो थैंक यू सो मच, मिलती हूँ कल फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़िए एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड।